बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम बेसिकली ये देख रहे थे कि जॉइंट प्रॉमिस की सूरत में क्या रूल्स हैं। अभी ये सेक्शन 43 और 44 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसके अंदर ये डिफाइन है। अभी इन रूल्स पे हम बात करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही? यस सर, हाँ नहीं। ओके जी सर। ओके। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। सेवरल क्या है? अलग अलग, और जॉइंट इकट्ठी, मुश्तरका और इज्तिमाई। When two or more person make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promises to perform the whole of the promise. जब एक या एक से ज्यादा लोग मिलके कोई वादा करते हैं, तो प्रोमिसी जो है उसके पास ऑप्शन है कि अगर एक्सप्रेस नहीं है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई नहीं है, तो वो सारे के सारे जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, और प्रोमिसी जो है वो उनमें से जिसको मर्जी है सू कर दे। राइट? ये बेसिकली ये पहली बात। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी रुपीज 3000। ए बी और सी ने कहा कि हम डी को 3000 रुपया देंगे। ये प्रॉमिस हो गया, उसकी कोई भी कंसिडरेशन होगी, वट एवर द कंसिडरेशन इज बेसिक। हमने इस प्रॉमिस की बात करनी है। ये एक जाइंट प्रॉमिस है जो कि ए बी सी ने डी के साथ किया है कि 3000 हम आपको देंगे। इसके अंदर कोई पता नहीं है कि ए ने कितने देने हैं, बी ने कितने देने हैं, सी ने कितने देने हैं, किसने देने हैं। तो ये जॉइंटली सारे के सारे जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, सबकी ऑब्लिगेशन। डी में कंपेल आइदर ए और बी और सी टू पे हिम रुपीज 3000। तो डी जो है तीनों में से जिसको मर्जी है उसका दिल करे उसे कहे जनाब कि कंपेल कर सकता है, उसको सू कर सकता है कि आप मुझे 3000 दें। ए और बी को इकट्ठा भी कर सकता है, बी और सी को भी कर सकता है, तीनों को इकट्ठा भी कर सकता है, तीनों को अलग भी कर सकता है। ठीक है, जब एक्सप्रेसली कोई कंट्रैक्ट के अंदर बात ऐसी ना हो। तो ये तो बेसिकली आ गया पहली बात। फिर जनाब बात है राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। Each of two or more joint promisers may compel each other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the contract। ये एक दूसरे को भी कंपेल कर सकते हैं। मसलन ए बी और सी ने इकट्ठा वादा किया था, तो ए जो है बी और सी को भी कंपेल कर सकता है कि आप दें जी, पैसे कंट्रीब्यूट करें इक्वली, हमारा जो जॉइंट प्रॉमिस था वो इक्वली था with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। ये बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बात ऐसी लिखी हुई नहीं है, तीनों ने मिलकर वादा किया है, तो ये एक दूसरे को भी कंपेल कर सकते हैं। प्रोमिसी इन तीनों को कंपेल कर सकता है जॉइंटली, और उनको अलग अलग भी कर सकता है, और ये प्रोमिसर जो है ये भी एक दूसरे को कंपेल कर सकते हैं। A, B and C jointly promise to pay D a sum of rupees 3000। वही एग्जाम्पल। C is compelled to pay the whole। D ने C को कंपेल किया कि आप अमाउंट पे करें। ठीक है। A is insolvent। A insolvent है, दिवालिया है, but his assets are sufficient to pay 1/2 of his debts। Try to understand। इस बात को थोड़ा सा टेक्निकल है, समझिएगा। D ने C को कंपेल किया कि आप पे करें। सी ने पे कर दिया या नहीं किया, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि सी ने 3000 पे कर, ठीक है। फिर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ए इज इनसॉल्वेंट। ए बी और सी का मुश्तरका वादा था। ए इनसॉल्वेंट है, ए दिवालिया है, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ द हिज डेट। अगर हम इस 3000 को इक्वली डिवाइड करें तो 1000 ईच आता है। 1000 ए ने देना है, 1000 बी ने देना है, 1000 सी ने देना है, इस तरह 3000 बनता है। ठीक है, तो 1/2 ऑफ द डेट, 1/2 ऑफ द डेट कितना हो गया कि 500। उसने टोटल उसकी लाइबिलिटी 1000 थी, तो 500 की एसेट उसके मौजूद है। पीछे कितना रह गया? 3000 में 500 ए ने दे दिया, पीछे रह गया 2500। इस 2500 जो है इसका क्या होगा? सी इज इंटाइटल टू रिसीव 5000 फ्रॉम एज एस्टेट
ठीक है, एंड 1250 फ्रॉम सी बी। ठीक है, तो सी ने अगर ये 3000 सारा दे दिया है तो सी क्या करेगा, सी 500 तो लेगा ए के एसेट से, पीछे रह गया 2500, 2500 50-50 होगा, जिसमें से वो बी से 1250 लेगा और 1250 को देगा। तो ये बेसिकली जॉइंट प्रॉमिस जो है उसका ये एक फर्दर रूल है कि आप कंट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे। यहां तक क्लियर है? ये एग्जांपल क्लियर है सबको? ओके। यस सर। शेयरिंग ऑफ सर लॉस। इसमें जो एक चीज जी जी बताइए। यहाँ पे जो एक चीज है, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल, इसका पर क्या मतलब जाना हुआ जाता है? यही तो बात मैंने पिछली स्लाइड में बताई है कि जब आप जॉइंट प्रोमिसर होते हैं, ए बी सी हैं, तो किसी को भी कंपेल किया जा सकता है, अकेले में या सबको इकट्ठा भी किया जा सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव में डी ने सी को कंपेल किया कि आप पे करें, तो सी ने उसको 3000 पे कर दिया। अभी 3000 जो है सी ने पे किया है, सी जो है इज ऑथोराइज्ड कि वो बाकी ए और बी को कंपेल करे कि आप इक्वल कंट्रीब्यूशन दें मुझे। जब इक्वल कंट्रीब्यूशन की बारी आ गई तो ए के पास इनसॉल्वेंट है, दिवाली है, उसके पास सिर्फ 500 था, तो 3000 में से 500 ए ने दे दिया, पीछे रह गया 2500। 2500 जो है वो जो है बी ने और सी ने इक्वली डिवाइड करना है, तो बी उसमें से 1250 देगा और सी जो है वो खुद बेयर करेगा 1250। ये बात। अच्छा जी, if any one of two or more joint promisor makes default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal shares. अगर जॉइंट प्रोमिसर में से कोई एक डिफॉल्ट करता है तो उसके हिस्से का जो अमाउंट है वो सारे बकाया जो लोग हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जांपल इसके आगे है, देखिएगा। A, B and C are under a joint promise to pay D rupees 3000. C is unable to pay anything. C कोई देने के काबिल नहीं है। A is compelled to pay the whole. A जो है वो कहता है, A को कंपेल करता है D कि आप सारे दें। A ने सारे दे दिए हैं, तो अभी ये 3000 जो है ये A और B में डिवाइड होगा। A जो है वो B से 1500 लेगा और 1500 खुद डालेगा। तो इस रूल के तहत क्या हुआ कि जब आपको कहीं पे लॉस होता है तो जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर है उन्होंने उस लॉस को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 1000 जो सी ने पे करना था, जो कि अनएबल टू पे है, उसका 1000 जो है वो 500 ए और बी ने पे किया है। दिस इज द सेकंड रूल। सर पिछली एग्जांपल में भी तो 500 का लॉस ही हुआ है ना फिर, क्योंकि वो भी इक्वली डिवाइड हो रहा है ए और बी में 250-250। नहीं, वहां पे 500 का लॉस हुआ है, यहाँ पे 1000 का लॉस हुआ। वहां पे उन्होंने 250 किया है, 1250 दिए हैं, यहाँ पे उन्होंने 1500 और 1500 दिया है, यहाँ पे 1000 का लॉस हुआ। ठीक है जी। जी, यानी कि हुआ दोनों में लॉस ही है। जी बेसिकली पहला सिनेरियो डिफरेंट है। पहले सिनेरियो में वो इंसॉल्वेंट हुआ है लेकिन वो 500 देने के काबिल है, यानी उसकी एसेट जो है वो 500 जो है वो उसके बने हैं, तो वो 500 उसने दिया है, उसका रिमेनिंग 500 रह गया। ठीक है, तो वो 500 उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस सिनेरियो के अंदर सी जो है वो कुछ देने के काबिल ही नहीं है, तो उसका 1000 का लॉस, उसका जो लॉस है या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। जी सही है। अच्छा जी, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, ये भी ऐसे भी हो सकता है। Where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or joint promiser, neither does it free the joint promiser so released from the responsibility to the other joint promiser or joint promisers। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि इसमें ये है कि जो प्रोमिसी है वो उन जॉइंट प्रोमिसर में से किसी एक को रिलीज कर सकता है या दो को रिलीज कर सकता है या ज्यादा को रिलीज कर सकता है। तो उस प्रोमिसी की हद तक तो वो रिलीज हो गए हैं, लेकिन उनकी जो आपस में ओब्लिगेशन है उससे वो रिलीज नहीं होंगे, वो एक दूसरे को पे करने के वो पाबंद है, रिस्पॉन्सिबल है। जी ये एग्जांपल देखिएगा। A, B and C jointly promise to pay Mr. D rupees 3000। D क्या करता है जी, इस केस में D रिलीज A from his liability। D जो है ना वो A को कहता है जी मैंने आपसे नहीं लेने, मैंने B और C से लेने।
ठीक है, एंड सूज बी एंड सी फॉर पेमेंट, वो ए को छोड़ देता है और बी और सी को सू कर देता है, केस कर देता है। हियर नीदर बी एंड सी आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर लाइबिलिटी टू डी, ना तो बी और सी जो है वो रिलीज हुई हैं लाइबिलिटी जो उनकी अगेंस्ट है डी के, नार इज ए रिलीज्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू बी एंड सी फॉर कंट्रीब्यूशन। बेशक डी ने बी को सू नहीं किया, सॉरी ए को सू नहीं किया, उसको उसने रिलीज कर दिया है, लेकिन जो है वो बी और सी को रिस्पॉन्सिबल है कंट्रीब्यूट करने का। ठीक है, बी और सी जो है वो ए को सू कर सकते हैं कि हमने मिल के वादा किया था तो आप हमारे साथ जॉइंट प्रोमिसर हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, बेशक भले आपको डी जो है वो सू करता है या नहीं करता। ये बेसिकली ये है कि जॉइंट प्रोमिसर जो है वो एक दूसरे की ऑब्लिगेशन से रिलीज नहीं होते, आल्दो जो प्रॉमिस ही है वो बेशक एक को या ज्यादा को रिलीज करे। ये बात। डेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, ये क्या बात है जी? व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives, and after the death of any one of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representatives of the all jointly। ये खैर आगे एग्जाम्पल में आपको क्लियर होगा। डेवोल्यूशन का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी का डिवाल्व उपान हो जाना। मसलन एक आदमी के मर जाने के बाद उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसके लीगल हेयर्स पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे जब पड़ती हैं या उन तक शिफ्ट होती हैं तो उसको कहते हैं डेवोल्यूशन या डिवाल्व उपान। एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर हैं तो उनमें से अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ना, बाकी जो अलाइव हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनके साथ मिलके रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर तीन फॉर एग्जांपल जॉइंट प्रोमिसर है, दो की डेथ हो जाती है तो दो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, सर्वाइवर जो तीसरे वाला है उसके साथ मिलके वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बेसिकली बात है। एग्जाम्पल देखिएगा, A in consideration of ₹5,000 lent to him by B and C promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a day specified. A in consideration of ₹5,000 lent to him by B and C, B और C ने 5,000 A को दिया, वो promise with B और C को करता है jointly to repay them that sum with interest on day specified, किसी खास दिन को interest के साथ वापस करने का वादा करता है B और C को। ठीक है, अभी क्या होता है? अभी ये होता है कि B डाइज, बी मर जाता है, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट्स विद बी's रिप्रेजेंटेटिव। बी और सी ने मिलके 5,000 दिया था ए को, और ए ने वादा किया था उनसे उसको रीपे करने का ऑन अ स्पेसिफाइड डे विद इंटरेस्ट। अभी बी जो है ना वो फौत हो जाता है, पैसे बी और सी ने इकट्ठे लेने थे, तो अभी बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जंप इन कर जाएंगे। देखिएगा, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट्स विद बी's रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सी, सी तो चूंकि जिंदा है ना, ड्यूरिंग सी इज लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सी, अगर सी भी मर जाता है तो बी और सी दोनों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्लेम कर सकते हैं ए से वो 5,000। ये बात सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी खास इशारा करना, एप्रोप्रिएट करना, उसकी तरफ इंडिकेट करना, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि किसी खास अमाउंट को या खास लोन को जो है ना वो एप्रोप्रिएट करना, उसकी तरफ इंडिकेट करना, उसकी तरफ इशारा करना। ठीक है, अभी इसको हम देखते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मीन्स एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट, कि पेमेंट किसी खास पेमेंट को किसी खास उधार की तरफ जो है ना उसको इंडिकेट करना, एलोकेट करना। डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। सेक्शन 59 है, रूल है इसके। हाँ, रूल इसके ये है, डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड,
कि जिस डेट को डिस्चार्ज करना है ना वो इंडिकेट कर दिया गया है, वो बता दिया गया है कि ये जो मेरी पेमेंट है ना ये फला मेरे उधार के अगेंस्ट है। ये दो एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिएगा। ए ओज बी, ए ने बी का उधार देना है अमंग अदर डेट्स, बहुत सारे उधार हैं, ठीक है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हैं जो ए ने बी के देने हैं। उनमें से ₹1000 अपॉन अ प्रोमिजरी नोट, एक प्रोमिजरी नोट के अगेंस्ट ₹1000 है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट उसने देने हैं, एक प्रोमिजरी नोट के अगेंस्ट 1000 है, विच फॉल ड्यू ऑन द 1 जून, जो 1 जून को उसने पे करना है। ही ओज बी वन अदर डेट ऑफ दैट अमाउंट, ₹1000 का और उधार भी है। ऑन द 1 जून ए पेज टू बी ₹1000, द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द प्रोविजरी नोट। अभी 2000 की ट्रांजैक्शनें थी, ठीक है, लेकिन 1 जून को अगर उसने पे किया है तो ये एक इंडिकेशन है कि वो प्रोविजरी नोट जो ड्यू था 1 जून को, ये ₹1000 उसी का है। तो यहाँ पे जो प्रोमिसी है वो इस ₹1000 को किसी और तरफ नहीं लेके जा सकता, ये इसी प्रोमिजरी नोट 1000 का जो 1 जून को ड्यू था उसी के अगेंस्ट उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। ये बेसिकली रूल है। अच्छा, उसके बाद है कि ए ओज टू बी among other debts the sum of ₹567, B writes to A and demands payment of this sum। तो वो B जो है वो लिखता है A को कि ये मेरी अमाउंट ने, A sends to B ₹567, B जो है ना 567 का कुछ चेक भेज देता है। This payment is to be applied to the discharge of the debt of which B had demanded payment। B ने जिस डेट के अगेंस्ट, जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट 567 जो है डिमांड किया था और उसके अगेंस्ट उसने इसको चेक भेजा, ये उसी के अगेंस्ट डिस्चार्ज करेगा, किसी और डेट से पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं ये इस बात के ऊपर बड़े डिस्प्यूट होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, बैंक्स के अंदर, कि आप जब पेमेंट जो है वो आप प्रिंसिपल की करते हैं वो आपके मार्कअप के अगेंस्ट काट लेते हैं, आप पेमेंट मार्कअप की करते हैं वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट प्रैक्टिकली होते हैं। तो उसमें अगर आपने इंडिकेट किया है और आपको जो है तो फिर उसके अगेंस्ट एडजस्ट होनी चाहिए वो अमाउंट, ठीक है जी। मसलन किसी बैंक ने एक आदमी को लेटर लिखा है कि आपका मार्कअप जो है वो 10,000 ड्यू है, जो कि आपने 2-3 महीनों से नहीं दिया, वो 10,000 का चेक भिजवा देता है। तो बैंक अगर मार्कअप के बजाय उसको 10,000 प्रिंसिपल से लेस कर देता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस अमाउंट का या जिस डेट का उसने लेटर लिखा है उसी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, जब इंडिकेट नहीं हुआ तो फिर रूल क्या होंगे, ठीक है। कुछ रूल है कि जब आपने इंडिकेट कर दिया या वो हालात से ऐसे लगता है कि वो इंडिकेट हुआ है तो फिर तो ये वाली बातें हैं। अगर आपने इंडिकेट नहीं किया फिर क्या होगा, आपने ऐसे ही पेमेंट कर दी। The creditor has option to apply the payment to any lawful debt due from the debtor even if it is a time barred debt, but he cannot apply to a disputed debt। तो ऐसा कोई डेट जो टाइम बार्ड नहीं है, जो टाइम बार्ड भी इवन हो तो और लॉफुल डेट हो तो उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट है जिसकी कोई लिटिगेशन चल रही है, जिसका कोई केस चल रहा है, उसके अगेंस्ट फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये सूरत में है जब इंडिकेटेड ना हो। नीदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, कोई पार्टी भी अप्रोप्रिएशन नहीं करती, फिर सूरत हाल क्या होगी। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, in order of time, this is very important, in order of time, whether or not they are time barred। In other words, all payments shall be applied towards the payment of first debt till it gets extinguished। तो सबसे पहला अगर आपने अप्रोप्रिएट नहीं किया, इंडिकेट नहीं हुआ, तो सबसे जो पहले आपने उधार लिया था सबसे पहले वो पे होगा। दिस इज another rule। Similarly, all subsequent payments applied towards second debt till it gets fully paid and so on and so forth। पहला डेट, फिर दूसरा डेट, फिर तीसरा डेट, इस तरह। मसलन इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं कि एक आदमी ने बैंक से 30,000 लोन लिया, उसके 2 महीने बाद 20,000 लिया, उसके 4 महीने बाद 50,000 लिया। तो एक आदमी 80,000 की पेमेंट करता है और कुछ बताता नहीं है। फिर आपने क्या करना है, जो 30,000 का सबसे पहले आपने लिया है वो खत्म होगा, फिर 20,000 का खत्म होगा और लास्ट में जो आपने 50,000 का लिया उसमें से 30,000 आप वसूल करेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये आपके डेट की जो है वो ऑर्डर ऑफ टाइम है, डेट्स के हिसाब से। इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली।
अगर जो है एक ही डेट के उधार है तो फिर आप उनको उनको प्रोपोर्शनेट कर देंगे सब। अच्छा, इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू देन मार्कअप इज सेटल फास्टर देन प्रिंसिपल अमाउंट। जब आपने इंडिकेट नहीं किया तो फिर ये भी एक रूल है। अभी एक अगला टॉपिक, ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। आगे है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो रहा है? असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू अ थर्ड पार्टी। जब ए और बी के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ए और बी फर्दर किसी और को वो राइट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपका असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है। Assignment of contract may take place in the following ways: assignment by act of party, assignment by operation of law। तो जब पार्टीज जो है वो असाइन करती हैं आज खुद, तो वो असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होता है। और जब ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई ऑपरेशन लॉ जो है वो अदालत ने या कोई किसी इंसिडेंट की वजह से जो लॉ ऑपरेट हो जाता है, तो जैसे एक डेथ की सूरत में ऑपरेशन ऑफ लॉ आ जाता है कि आपका जो एक आदमी जो है उसके जो राइट्स हैं वो उसके लीगल हेयर तक ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, असाइन हो जाते हैं। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू है, या कोर्ट कोई ऑर्डर करती है, ये भी ऑपरेशन ऑफ लॉ है। Assignment by act of party takes place when the parties to a contract themselves make the assignment. Such an assignment is subject to the following rules। तो इसमें ये रूल्स हैं जब पार्टीज खुद जो है अपने राइट्स को आगे ट्रांसफर करते हैं या अपनी ऑब्लिगेशन को। If it is a contractual obligation, oblige right involving personal secure or ability, then it cannot be assigned। जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, जो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फर्दर ट्रांसफर नहीं होता, वो उस आदमी को खुद ही उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट की असाइनमेंट नहीं होती, किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है। If the contract expressly or impliedly provides that the contract shall be performed by the promisor only, then such obligation cannot be signed। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली लिखी गई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आगे फर्दर किसी को नहीं दिया जा सकता, तो ऐसी सूरत में भी वो असाइन नहीं होगा। उसके बाद है जी, इफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोवाइड दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड विद द प्रोमिसर ओनली, देन द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या वो खुद है, तो वो उसको असाइन कर सकता है। Even then, लेकिन इसमें even then ये बात है कि the promisor remain liable to the promisee for proper performance। अगर वो जिस आदमी को असाइन हुआ है वो परफॉर्म नहीं करता, तो फिर भी जो promisee है वो या promisor है वो लाइबल रहते हैं। ठीक है, promisee जो है वो entitled रहेगा और promisor जो है वो लाइबल रहेगा। By innovation, the promisor may transfer his liability to a third party with the consent of the promisee and the trustee। एक innovation agreement होता है। एग्रीमेंट की जब हम काइंड्स देखेंगे, पता नहीं आपके इस कोर्स में मुझे नहीं आइडिया कि वो है या नहीं, तो एक innovation जो है वो एग्रीमेंट की एक टाइप है जिसके अंदर जो है वो आप कॉन्सेंट्स के साथ आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात है। Actionable claims, that is claim to any debt or to any beneficial interest is movable property can always be assigned by an instrument in writing। तो आपकी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है वो सारे के सारे जो असाइनमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसको कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके थ्रू होना चाहिए। नोटिस ऑफ सच असाइनमेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द डेटर। तो डेटर को आपने साथ साथ इन्फॉर्म भी करना है। अच्छा, असाइनमेंट ये तो एक्ट था पार्टीज का। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है जी? ऑपरेशन असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टेक्स प्लेस व्हेन द लॉ इंटरवीन्स। जब लॉ बीच में कहीं आ जाता है, मसलन डेथ के बाद लॉ आ जाता है, वो भी एक ऑपरेशन ऑफ लॉ। Such assignment takes place in the following cases: in case of death of any party, the rights and obligation other than those of personal nature of the deceased parties pass on to the legal representative। जो devolution मैंने आपको पढ़ाया था, तो बेसिकली ये डिवॉल्व उपान हो जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से आपकी असाइनमेंट हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टी जो है इंसॉल्वेंट हो जाती है, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टी, द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अदर देन दोज ऑफ पर्सनल नेचर ऑफ the insolvent party pass on to the official receiver or assignee। जो official receiver या assignee अपॉइंट होता है, ये भी इंशाल्लाह कहीं आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा कि official receiver और assignee जो है वो कैसे अपॉइंट होते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है इंसॉल्वेंसी का, इंसॉल्वेंसी लॉ है पूरा। ठीक है, तो उसको ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये भी असाइनमेंट ऑफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। उनकी एग्जाम्पल देखिएगा।
A promised to marry B, hence neither A can assign their obligation nor B can assign their right because the contract is of personal nature. तो personal nature का contract तो assign हो ही नहीं सकता. A owes B 1,000 and C owes A rupees 10,000. Here A cannot compel B to recover the amount from C. However, he can transfer his liability to C with the consent of B and C, and B can also transfer his right to a third party to recover the amount from. ये basically जो है ये आपके जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं.